तो सभी लोगों को मेरे चैनल एडुसुप में स्वागत है। आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जहाँ हमने स्टमक के अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था और स्टमक के में कहाँ से इसोफेगस से कौन सा स्फिंक्टर जुड़ा होता है, फिर पाइलोरिक पार्ट से कौन सा स्फिंक्टर जुड़ा है, यहाँ तक हमने अच्छे से बात कर ली थी। आज हम नेक्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, जिसमें हम पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो जैसे हमने उस दिन डायग्राम में ही देखा था कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सी शेप ड्यूडेनम, फिर कॉइल स्ट्रक्चर जिसको जेजुनम कहते हैं, और हाईली कॉइल स्ट्रक्चर इलियम कहते हैं। तो ये बात हो गई। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन हमारा डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। इधर बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं। कुछ एंजाइम्स तो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज़ होते हैं। यहाँ पेनक्रियास के भी एंजाइम्स और लीवर के भी एंजाइम्स इंटेस्टाइन में ही आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बात हो गई। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये सीकम कहलाता है। इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, हम इसको ब्लाइंड सैक कहते हैं। तो सीकम को हम ब्लाइंड सैक कहते हैं। तो हमारा सीकम जो है हमारा, वो है ब्लाइंड सैक होता है, जिसमें सिम्बायोटिक माइक्रोब्स होते हैं। सिम्बायोटिक माइक्रोब्स का क्या काम होता है? सिम्बायोटिक माइक्रोब्स का काम होता है, ये विटामिन B12 को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये बात हो गई। फिर वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो है हमारा, इस डायग्राम में आपने ये देखा होगा अपेंडिक्स, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से चीज़ें होती हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन होते हैं जो पहले के समय में इंसानों के यूज़ में आते थे और उनको हम यूज़ करते थे, लेकिन इवोल्यूशन के साथ साथ अभी वो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाए और वो डीजेनरेट होकर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लिए, लेकिन हमारे कोई काम में नहीं आते। उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स की, जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर आता है कूलन। कूलन बहुत लंबा पार्ट होता है। ये पार्ट बोलते हैं असेंडिंग कॉलन, ये सीधा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कूलन। ये नीचे की तरफ जाते हुए डिसेंडिंग कॉलन। ये पार्ट जो है छोटा सा, इसको हम सिग्मॉइड कूलन भी कहते हैं। यहाँ डायग्राम में नहीं दिया गया, यहाँ लिख देता हूँ। यह है सिग्मॉइड कूलन। फिर जो लास्ट का पार्ट आता है, ये सिग्मॉइड कॉलन के बाद फिर रेक्टम आता है और एनस आता है। ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर होता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, जब हम एक एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया। अब हम एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उसका अगर हम क्या करें, ट्रांसवर्स सेक्शन ले, ट्रांसवर्स सेक्शन में उसको देखें, तो हमें कैसा डायग्राम मिलता है। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझते हैं उसके अलग अलग लेयर्स के बारे में। तो ये है कोई डायग्राम हमारा, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट या एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं जो आउटर मोस्ट लेयर्स आपको सर्कुलर दिख रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरोसा। तो आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा। फिर ये जो 2 लेयर्स दिख के ठीक एक लेयर दिख रही है 2 लेयर से बनी हुई, इसको मस्कुलरिस बोलते हैं। अब इधर क्या चीज़ है कि यहाँ जो सर्कुलर लेयर आपको दिख रही है जो बाहर की तरफ है, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। और यहाँ जो लाइन जैसी दिख रही है अंदर की तरफ, उसको इनर सर्कुलर बोलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये उल्टा होता है, जो दिखने को मिल रहा है उसका उल्टा बोला जाता है। फिर सेरोसा मस्कुलरिस के बाद आती है सब म्यूकोसा। फिर अंदर आती है ये म्यूकोसा वाली लेयर। फिर ये खाली गैप को हम ल्यूमेन कहते हैं। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया एक एलिमेंट्री कैनाल का। कुछ प्रॉपर्टीज आप इन लेयर्स की समझ लीजिए। तो सेरोसा जो हमारा है आउटर मोस्ट लेयर, सेरोसा में क्या होता है, ये थिन एपिथेलियम से बना होता है, जिसको मीजोथेलियम भी बोल सकते हैं। थिन मीजोथेलियम का बना होता है। मीजोथेलियम क्या है? एपिथेलियम। एपिथेलियम मतलब वो सेल के टिश्यू जो कवरिंग या लेयर बनाए। एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन मतलब, विसरल तो जानते होंगे, अंदर के ऑर्गन्स जो इनवॉलेंटरी है, तो इन ऑर्गन्स के अंदर ये मीजोथेलियम है सेरोसा।
फिर अब बात आती है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस नाम से आपको लग रहा है कुछ मसल से रिलेटेड होगा, तो इसमें क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू के रूप में इनमें स्मूथ मसल्स होते हैं, इनमें स्मूथ मसल्स होते हैं। तो इन स्मूथ मसल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, तो ये नाम आप याद रख लीजिएगा। फिर और एक बात आती है मस्कुलरिस रीजन, जो किसी किसी पार्ट्स में एक ऑब्लिक मसल लेयर भी होती है। मतलब आप इधर देख रहे हैं इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन कहीं कहीं ये जो लेयर है एक ऑब्लिक तरीके का भी लेयर बनाते हैं, ऑब्लिक मसल लेयर। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये जनरल स्टोमक में भी पाया जाता है, तो ये ऑब्लिक मसल लेयर भी बनाती है। फिर जो सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा मेनली फेक सिक्रेटिव पार्ट में भी बहुत इन्वॉल्व होता है। तो इनमें जनरली बहुत सारे नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ये सब होते हैं, नर्व, लिम्फ, ब्लड वेसल्स, तो ये सब इनमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं सब म्यूकोसा में। तो इसी की वजह से ये बहुत इसमें क्या बोलते हैं ब्लड होता है और ये बहुत एक्टिव होता है। तो वैसे ही जो ड्यूडेनम का रीज़न है, अब ड्यूडेनम, ड्यूडेनम हमने अभी डिस्कस किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन का सी शेप स्ट्रक्चर है। इधर ये जो सब म्यूकोसा है वो तरह तरह के ग्लैंड्स बना देता है, अलग अलग ग्लैंड्स ड्यूडेनम में। फिर अब लास्ट बात आती है, तो लास्ट लेयर अंडर का लेयर था उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा के बारे में क्या है, ये फोल्डिंग्स बनाता है, इनफोल्डिंग्स बनाता है। मतलब आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो लेयर है बहुत सारा इनफोल्डिंग्स बना रहा है। यही इनफोल्डिंग्स अगर हमारे स्टोमक में प्रेजेंट है, हमारे पेट में प्रेजेंट है, तो इसको हम र्यूगेई बोलते हैं, र्यूगेई। लेकिन यही अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, इसका तो नाम सुना ही होगा, विलाई। तो इन दोनों का काम क्या होता है, ये इंक्रीज़ कर देते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन के लिए भी, जितना एरिया होगा उतना अच्छे से डाइजेशन हो पाएगा। तो इनका ये काम होता है म्यूकोसा का। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे ये पर्टिकुलरली ऐसे शेप के होते हैं, ये र्यूगे और भिलाई। तो ये बात हो गई र्यूगे और भिलाई की। फिर अब हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, ये जो चारों जो लेयर्स है इनका अपना अपना पार्ट में मॉडिफिकेशन भी हो जाता है, अलग अलग पार्ट में या अलग अलग रोल्स में इनका डेवलपमेंट हो जाता है। कुछ कुछ इनके एपिथेलियम सेक्रेटरी हो जाते हैं और सेक्रेट करते हैं म्यूकस वगैरह। फिर स्टोमक में तो किसी इनफोल्डिंग्स के अंदर ग्लैंड्स भी रहते हैं जो गैस्ट्रिक जूस भी सेक्रेट करते हैं। तो इन लेयर्स का अपना अपना मॉडिफिकेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये बात होगी अभी। फिर नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, तो इसमें हमने लगभग पूरा एलिमेंट्री कैनाल हमने कंप्लीट कर लिया। तो एलिमेंट्री कैनाल के बाद सेकंड जो पार्ट आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको आप बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एसोसिएटिव और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम शुरू करने जा रहे हैं अभी। तो इसको शुरू करते हैं हम एसोसिएटेड और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। तो ये पार्ट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब पहले हम उस डायग्राम को देख लेते हैं, मतलब ये हिल लेके आता हूँ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने किस किस चीज़ों की बात की, यहाँ पे माउथ की बात की, ओरल कैविटी की बात की, फेरिंग्स की बात की, इसोफेगस की बात की। एक मिनट में इनको हाईलाइट कर देता हूँ किन किन की बात की। तो हमने माउथ की बात की, ओरल कैविटी की बात की, फेरिंग्स की बात की, इसोफेगस की बात की, स्टोमक की बात की, ड्यूडेनम की बात की, ट्रांसवास्कुलर, एसेंडिकुलम, इलियम, सीकम, फर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, एनस, रेक्टम, डेसेंडिकुलम और जिजुनम। तो रेड कलर में जो मार्किंग की है सबकी बात हमने कर ली है। अब ये जो ऑरेंज कलर में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनकी बात हमें अभी करनी है। तो ये जो स्ट्रक्चर जिनकी हमने बात नहीं की, यही सब हमारे ग्लैंड्स है जिनकी अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम किस ग्लैंड की बात करेंगे जो मुंह में ही प्रेजेंट है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। तो शुरू कर देते हैं हमारे पहला टॉपिक, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड से आप क्या निकलेगा, मेनली सलाइवा निकलेगा, सलाइवा। तो ये बात पहले हमने कर ली। तो हमने डिस्कस किया था पहले ही लेक्चर में, सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला वाला पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड,
पैरोटिड। दूसरा वाला सब मैक्सिलरी भी बोल सकते हैं, अभी सब मैंडिबुलर भी बोल सकते हैं। सब मैक्सिलरी या इसको हम सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, मैंडिबुलर। फिर नेक्स्ट लास्ट वाला हमारा आता है सबलिंगुअल। तो इनका लोकेशन में मैंने बता दिया था उसी दिन। पैरोटिड जो है ये बिलो चिक्स या चिक्स गालों के आसपास अंदर आपकी मिलती है। सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर बिलो लोअर जॉ बोल सकते हैं, लोअर जॉ के अंदर ही, बिलो नहीं कहेंगे, लोअर जॉ के अंदर बोल सकते हैं एकदम। तो लोअर जॉ में ये प्रेजेंट होता है हमारा पर्टिकुलरली ये। फिर जो सबलिंगुअल है वो बिलो टंग, टंग के नीचे एकदम बेस में ये ग्लैंड मिलता है। तो ये तीनों ग्लैंड्स का नाम आ गया। यहाँ से अभी सलाइवा सेक्रेट होता है, और सलाइवा में अभी क्या क्या बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती है। सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारे, पहली बात वाटर इसमें प्रेजेंट होता है। सलाइवरी ये पहले बाद में डिस्कस करें, पहले इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से, बहुत सारे हो सकते हैं, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयन, बाइकार्बोनेट आयन वगैरह एट्सेट्रा, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइसोजाइम इनमें होता है जिसका हम डिस्कशन करेंगे अभी, लाइसोजाइम। और सलाइवरी एमाइलेस। सलाइवरी एमाइलेस का नाम सुन लीजिए, हम इसको डाइजेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। तो लाइसोजाइम का डिस्कशन हम कर लेते हैं। लाइसोजाइम एक क्या है, इसको हम ऐसा एंटी बैक्टीरियल एजेंट ऐसे हम बोल सकते हैं इसको। तो ये ऐसे एंटी बैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम आता है, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं, खाना जितना भी हम पकाएं कुछ ना कुछ उसमें बैक्टीरिया तो रह ही जाएंगे या कुछ माइक्रोब्स। तो उन माइक्रोब्स को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, नहीं तो हमें बाद में वो अंदर जाके डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एंजाइम लाइसोजाइम हमारे सलाइवा में मौजूद रहता है, जो जितना हो सके बाहर से ही वो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया को वही माउथ में ही मार दे, ताकि अंदर हमारे सिर्फ खाना जा सके। तो ये लाइसोजाइम का बात हो गया। फिर अभी जो हमारा सलाइवा है, इसका पीएच कितना होता है लगभग, इसका पीएच लगभग 6.8 तक जाता है। तो ये बात हो गई। फिर इतना ही हमें डिस्कस करना था सलाइवरी ग्लैंड्स में। सलाइवरी एमाइलेस को हम डाइजेशन में डिस्कस करेंगे, इसका क्या फंक्शन है, ये कौन से सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता है, किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ये हम उस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हो गया सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। अब नेक्स्ट ग्लैंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीवर एंड गॉल ब्लैडर भी डिस्कस कर लेंगे, इनको साथ में ही पढ़ा जाता है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो अब लीवर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है ये समझिए। ये है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, या लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं इसको। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड का अभी मैं पेनक्रियास में डिस्कशन करने ही जा रहा हूँ, तो ये कर लेंगे। फिर लीवर का वेट कितना होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड तो समझ लिया, लेकिन वेट कितना होता है इसका, 1.2 से लेके 1.5 kg तक जाता है एडल्ट्स में। तो आप समझ लीजिए वोमेंस में थोड़ा कम 1.2 तक जाता है, और मेन में ज़्यादातर 1.5 तक होता है। तो ये बात होगी। अब हम इस डायग्राम में हम अगर देखते हैं, तो इस डायग्राम को अगर देखते तो लीवर कहाँ प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से दिख रहा है ये है डायाफ्राम, जो हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, डायाफ्राम। इसके जस्ट बिलो हमारा लीवर जो है वो सिचुएटेड है। तो इसको हम क्या बोल सकते, लीवर का पोजीशन जस्ट बिलो एब्डोमिनल कैविटी एंड डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे ये मौजूद है हमारा लीवर। और लीवर में आप देख सकते हैं ये पूरा एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, दो अलग अलग लोब से बना हुआ है। तो इस लीवर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लीवर क्या है, लीवर में 2 लोब्स है, और उन 2 लोब्स को जो कनेक्ट करता है वो एक लिगामेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाम इम्पोर्टेंट है, फैल्सीफेरम लिगामेंट। फैल्सीफेरम एफ होगा, फैल्सीफेरम लिगामेंट।
तो ये पार्ट इम्पोर्टेंट हो गई। लिवर में 2 लोब्स होते हैं जिसको कनेक्ट कौन करता है, फैल्सिफेरम लिगामेंट। फिर ये बात हो गई। फिर लिवर का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ ऐसा जो आपको लिवर का स्ट्रक्चर मिलेगा, तो इसमें आप क्या देखेंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोब्स मिलेंगे आपको लिवर में। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, हेपेटिक लोब्स। हेपेटिक लोब्स। तो ये जो हेपेटिक लोब्स है यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। जनरली हम सेल को अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, लेकिन लिवर के केस में ये पूरा सेगमेंट जो हेपेटिक लोब्स होता है इनको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। इसके अंदर हमारे हेपेटिक सेल्स होते हैं ऐसे, इसके अंदर हमारे हेपेटिक सेल्स होते हैं जो आप ध्यान रखिएगा। तो हेपेटिक सेल्स इसके अंदर अरेंज है एक कॉर्ड के रूप में। ये पूरा एक कॉर्ड आपको दिख रहा है ना, ये पूरा कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हेपेटिक सेल्स एक लाइन में अरेंज है। तो ये बात हो गई। अब लिवर जो है, लिवर की जो कवरिंग होती है, ये देख लीजिए जो लिवर कवर्ड होता है, लिवर कवर्ड भी तो किसी चीज़ से है। जिस चीज़ से हमारा लिवर कवर्ड होता है वो उसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लिसन्स कैप्सूल एक थिन कनेक्टिव लेयर बोल सकते हैं, थिन कनेक्टिव लेयर बोल सकते हैं इसको, ग्लिसन कैप्सूल को। और यहाँ जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया जो इसको जॉइन कर रहा है यही हमारा फैल्सिफेरम लिगामेंट है। तो ये पर्टिकुलर एक लिवर का स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये बात हो गई। तो अब हेपेटिक सेल्स का डिस्कशन कर लिया। तो हेपेटिक सेल्स से क्या होता है, ये मेन चीज़ है। हेपेटिक सेल्स से अभी क्या होता है, बाइल जूस, जो हमारा बाइल है ये होता है फॉर्म। तो बाइल जूस कहाँ से फॉर्म होता है, लिवर के अंदर के हेपेटिक सेल से। अब हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर की। तो गॉल ब्लैडर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जो हमारा गॉल ब्लैडर है। आखिर ये अब क्या करता है, ये जनरली ये खुद कुछ एंजाइम सेक्रेट नहीं करता। नो एंजाइम सेक्रेट, नो एंजाइम सेक्रेट, यहाँ से कोई एंजाइम फॉर्म नहीं होता। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या काम करता है, ये स्टोरेज बोल सकते हैं, स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। तो ये जो करता है गॉल ब्लैडर, ये बाइल जूस को स्टोर करता है और उसका कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। तो इसी काम के लिए गॉल ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम एक डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम पेनक्रियास में भी हेल्प करेगा। एक साथ हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये डायग्राम है जनरली लिवर मतलब गॉल ब्लैडर प्लस पेनक्रियास प्लस उनके डक्ट्स को दिखा रहा है। गॉल ब्लैडर प्लस पेनक्रियास उनके डक्ट्स वगैरह को दिखा रहा है। तो इस डायग्राम में आप देखते हैं ये पूरा गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलता है, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट किसको कहते हैं हम, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जो ये आपको दिख रहा है। फिर लिवर से जो 2 डक्ट्स निकल के आ रहे हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब से, उसको हम बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, बोल सकते हैं इसको हेपेटिक डक्ट। फिर हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिल जाते हैं और वहाँ से एक नया डक्ट शुरू होता है जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। तो इतनी सी डिस्कशन हमने कर ली अलग अलग डक्ट्स की। अब हम पेनक्रियास पढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट कहाँ खुलते हैं, ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्या होता है, और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो होता है वो क्या होता है। तो अभी लास्ट पार्ट आज का डिस्कशन में शुरू कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, ये एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। मिक्सोक्राइन बोल दीजिए, हेटेरोक्राइन बोल दीजिए। तो इसका मतलब क्या है मिक्सोक्राइन या एंडोक्राइन का, इसका मतलब ये है ये बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आखिर होते क्या है, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, डक्ट्स होते हैं इनमें प्रेजेंट, और ये अपना जो कंटेंट है वो डक्ट्स के थ्रू पहुंचाते हैं अपने टारगेट ऑर्गन्स में, टारगेट ऑर्गन्स में। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स नहीं है, डक्ट्स एब्सेंट।
तो ये अपना जो कंटेंट है, इनका जो कंटेंट, तो इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड ज़्यादातर हार्मोन्स ही सिक्रेट करता है। तो इनके जो हार्मोन्स है ये सिक्रेट हो जाते हैं डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में, और ये ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन्स तक जाते हैं। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में ये डिफरेंस हो गया कि एक में डक्ट होती है, एक में डक्ट नहीं होती। तो पेनक्रियास में ऐसे दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इससे अलग अलग तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं, जैसे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टैटिन। ये जो आपके हार्मोन्स होते हैं ये पैनक्रियास से निकलते हैं। फिर एक्सोक्राइन पार्ट से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, ट्रिप्सिन, ये सब वगैरह, न्यूक्लियस, लाइपेस, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, ट्रिप्सिनोजन, ये वगैरह पैनक्रियास से निकलते हैं। तो ये पैनक्रियास हमारे एक मेसोक्राइन ग्लैंड है। तो पैनक्रियास का अगर आपको कोई लोकेशन पूछे तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। पैनक्रियास किसके बीच में है? सी शेप ड्यूडेनम के बीच में है। तो पैनक्रियास का लोकेशन क्या है? एट द मिडिल ऑफ द सी शेप ड्यूडेनम कह सकते हैं आप, बिटवीन सी शेप ड्यूडेनम। तो अब इस पैनक्रियास से अलग अलग जो कंटेंट निकलता है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे डाइजेशन ऑफ फूड में, लेकिन आज हम इसके डक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो अब हमें डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए हम सिर्फ एक्सोक्राइन पार्ट को ही पढ़ते हैं, एंडोक्राइन पार्ट को हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो ये पार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ इस पार्ट की बात करेंगे। तो इस एक्सोक्राइन पार्ट में डक्ट है, तो ये डक्ट हमें ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इधर। तो ये जो डक्ट पैनक्रियास से निकलते हैं तो इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। तो पैनक्रियाटिक डक्ट बाद में जाके कॉमन बाइल डक्ट से एक साथ जुड़ जाता है। तो ये जो नया डक्ट फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट फिर ऐसे पैनक्रियास में खुलता है। तो आप ऐसे देखिए, ये ड्यूडेनम है, तो यहाँ पैनक्रियास से ये डक्ट खुल रहा है। ये आया हमारा कॉमन बाइल डक्ट, और यहाँ से आया हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। फिर यहाँ से हमारा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट। तो अब हम यहाँ देखते हैं, ये जो ओपनिंग है इसमें एक स्पिंक्टर लगा होता है। स्पिंक्टर मतलब ढक्कन टाइप का, आप समझ लीजिए, जो यहाँ से कंटेंट को निकलने में और इसको रेगुलेट करता है। तो इस स्पिंक्टर का नाम क्या पड़ा गया? स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, स्पिंक्टर ऑफ ओडी। तो ये नाम पड़ गया स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। तो इसी के साथ हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग डक्ट्स जो है वो आपस में मिल के लास्ट में एक सिंगल कॉमन डक्ट बना लेते हैं, जिसको हम हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं इस पोर्शन को। फिर वो बाहर निकलता है ड्यूडेनम में इसका कंटेंट, लेकिन उसको पहले एक स्पिंक्टर रेगुलेट करता है, जिसको हम स्पिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हमने बेसिकली पूरा एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स कंप्लीट कर लिए। इसमें हमने अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में बात कर ली। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में, जिसमें हम शुरू कर देंगे पूरा डाइजेशन। जैसे माउथ में कैसे कार्बोहाइड्रेट का पहले डाइजेशन शुरू होता है, फिर वो जो डाइजेशन होता है माउथ से जो 30% डाइजेस्ट हो जाता है स्टार्च, फिर वो स्टार्च में तो अभी प्रोटीन और फैट्स भी होगा, वो स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक में डाइजेशन होगा, फिर इंटेस्टाइन में डाइजेशन होकर एब्जॉर्ब होगा, फिर अलग अलग रिएक्शंस। इन सब का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, डाइजेशन ऑफ फूड को कंप्लीट कर देंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं आपको मदद करूँगा। फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियोस इस चैनल में आती रहे। फिर जितना हो सके आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।